हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो हमने पिछले बार में दो चैप्टर कवर करे थे जिनका कि नाम था काइनेमेटिक्स और 2D मोशन। 2D मोशन कह लो, चैप्टर रिटाइल कह लो, ठीक है। काइनेमेटिक्स 1D भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक्स में हम अपना नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जो कि जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका कि नाम है NLM यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से तुम क्या समझते हो? भाई देखो, न्यूटन ने खाली ग्रेविटी पे काम नहीं किया था, न्यूटन ने काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया था जिसमें से उन्होंने लॉज दिए थे तीन। किससे रिलेटेड? मोशन से रिलेटेड न्यूटन ने अपने लॉ दिए थे, ठीक है। उन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं और उन्हीं से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो यार, न्यूटन ने, मैंने बताया ना, तीन लॉ दिए थे न्यूटन के। ये रहे लॉ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहले लॉ में क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई बॉडी किसी भी स्टेट में है, चाहे वो मूविंग हो, ठीक है ना, चाहे वो रेस्टिंग हो, तो वो बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहेगी। जैसे तुमने कभी एक्सपीरियंस किया हो, किसी बस वगैरह में गए हो तुम, या फिर किसी कार में जा रहे हो, एकदम से कोई ब्रेकर आया तो ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने पे तुम्हारी बॉडी आगे की साइड धक्का खाती है, आगे की साइड धक्का खाती है ना। वो किस लिए? क्योंकि तुम्हारी बॉडी मूविंग स्टेट में थी और वो मूव करना चाहती थी उस समय पे। वो जिस स्टेट में है वह उसी स्टेट में रहना चाहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। ये तुम समझ गए? क्लियर। न्यूटन के सेकंड लॉ पे आ जाते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है फोर्स के बारे में, कि बॉडी पे जो फोर्स है उसके बारे में। बॉडी पे जो फोर्स होता है ना, तो वो उस बॉडी के चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम के बराबर होता है। मतलब जो फोर्स है बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब थर्ड लॉ क्या कहता है यार? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई भी रियल फोर्स है, कैसा फोर्स है? रियल फोर्स, और वो किसी भी बॉडी पर लग रहा है, तो उसका हमेशा एक रिएक्शन फोर्स भी होगा। इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जान लेते हैं, इसके थर्ड लॉ को। एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी है, अगर उस पर कोई रियल फोर्स है तो उसका इक्वल और अपोजिट फोर्स जरूर होगा, ठीक है। ये न्यूटन के तीनों लॉ थ्योरेटिकली मैंने बता दिए। अब पहला लॉ क्या था, एक बार और लिख लेते हैं। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी बॉडी मूव करती रहेगी, ठीक है ना। दूसरा लॉ क्या था? फोर्स के बारे में, फोर्स बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। इधर से हम क्या कह सकते हैं? इधर से हम ये कह सकते हैं कि पहली बात तो देखो, E बराबर एम वी होता है ना। इधर से हम फोर्स को लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, ठीक है ना। ये तो लिख सकते हैं, ये अब हम लिख देंगे। अब तुम कहोगे यार ये फोर्स बराबर तो एम ए पढ़ा था हमने। ऐसे देखो, ये जो फोर्स बराबर एम ए है ना, ये भी इधर से ही आया है। डी वी बाई डी टी मैंने क्या पढ़ाया था तुमको, याद करो काइनेमेटिक्स में। वो एक्सेलरेशन के बराबर ही तो था। डी वी बाई डी टी जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर ही तो था। तो यहाँ से आया ये फोर्स बराबर एम ए का, ठीक है ना। समझ गए? एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। ये फोर्स बराबर एम ए वाली चीज़ जो है वो यहीं से आई है। अब इधर वी डी एम, ये देखो एक चीज़ और बताता हूँ, ये फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पाइप है ना, इसमें से पानी बह रहा है, पानी जो है बाहर फैल रहा है,
और तुमने देखा होगा जब पाइप को हम हाई प्रेशर मोटर से जोड़ते हैं और वो पाइप में से पानी निकलता है, वो एकदम सांप की तरह नाचने लगता है। वो क्यों? क्योंकि उस पे भी एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? एक फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में रहता है, तो वो जो है नली जो होती है, जो पाइप होता है, वो नाचने लगता है, बिल्कुल मतलब इधर उधर जाने लगता है। अब उधर तो तुम कहोगे यार डीवी बाई डी टी में चेंज तो कोई है ही नहीं, डीवी बाई डी टी यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज तो है नहीं। तो इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स का, वी डी एम बाई डी टी। मतलब इसका यह है कि वेलोसिटी इनटू मास में चेंज अपॉन टाइम में चेंज के बराबर आ जाएगा हमारा फोर्स। ठीक है ना, समझ गए? ठीक है। अब थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर रियल फोर्स है तो उसका एक एक्शन फोर्स है। रियल फोर्स मतलब एक एक्शन फोर्स है, ठीक है ना। एक्शन फोर्स इन द सेंस में तुम्हें डायग्राम बना के बताता हूँ। ये कोई कार है, नहीं सॉरी कार, हाँ चलो कार है। ये इस पर एम जी फोर्स लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी। ये ग्रेविटी फोर्स है ना, तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन भी होता है, तुम्हें पता है। तो वो नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ? एक रिएक्शन फोर्स हुआ। और ये जो ये एम जी क्या हुआ? ये एक एक्शन फोर्स हुआ, ठीक है ना। ये एक रियल फोर्स है, ग्रेविटी जो है वो एक रियल फोर्स है भाई, रियल में ही तो लग रहा है। और इसको हम एक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये इसका रिएक्शन फोर्स हो गया। ये क्या है इसका? रिएक्शन फोर्स। ठीक है, क्लियर? तीनों लॉ क्लियर? ये और ये तीनों क्लियर। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे क्या है देखो, एफ बी डी। एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कोई भी बॉडी है उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको हमें दिखाना है बॉडी पे। चाहे वो किसी एंगल पे हो तो उसको रिजॉल्व करके दिखाओ, वो कैसे भी हो सकता है। जैसे इस पहली वाले से ले लेते हैं। ये बॉडी है, ये फ्लोर पर रखी हुई है, ये फ्लोर पे एम जी वेट लगा रहा है क्योंकि इसका मास जो है वो एम है, स्मॉल एम। तो बॉडी पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, मैंने बताया था ना अभी, नॉर्मल रिएक्शन, वो ग्राउंड लगाएगा बॉडी पे। तो अब ये देखो, फोर्स तो वेक्टर होता है। अब इस वेक्टर को अगर हम इधर से उठा के इधर ले आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इधर से मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन। ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे एफ पी डी। इधर देखते हैं, मतलब जितने भी फोर्सेस है ना, ठीक है ना यार, उन सबको रिजॉल्व करो। ये ग्राउंड बना लिया, ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक और ये फोर्थ ब्लॉक, ठीक है ना। ये इधर क्या हो जाएगा? M1G इधर हो जाएगा, M2G इधर हो जाएगा, M3G और ये हो जाएगा M4G इधर हो जाएगा, N4 फ्रॉम ग्राउंड इधर हो जाएगा, N3 फॉर ग्राउंड इधर हो जाएगा, N2 फ्रॉम ग्राउंड और ये हो जाएगा N1 फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है ना। अब ये दोनों बॉडी देखो इधर, ये दोनों अटैच्ड है ना, तो एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा N1, ये हो जाएगा N1, ऐसे ये दोनों एक दूसरे पे N2, ये हो जाएगा N2, इधर ये N3, ये इधर N3, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार हम इस प्रकार हम एफ बी डी बना सकते हैं। एफ बी डी एक और देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे हम कहते हैं वेज वाले सवाल, वेज क्वेश्चंस, ठीक है ना। वेज क्या होता है मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। दिस इज कॉल्ड वेज।
ये होता है भाई टेढ़ा सा ट्राइंगल, ये वेज है, इस पे इंक्लिनेशन है थीटा डिग्री का, ठीक है, इंक्लिनेशन है इस पे थीटा डिग्री का। 1 मिनट कर लेते हैं। इसमें मान लो कोई बॉडी रखी है m मास की, तो mg तो नीचे आएगा ना। अब तुम्हें पता है ना नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसे। अब नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट हम इसको रिजोल्व कर लेना mg को, तो ये इधर कितना आएगा, आएगा mg cos थीटा, और ये इधर आएगा mg sin थीटा, ठीक है ना। तो इस ब्लॉक का एफपीडी बन गया इस वाले का, ठीक सर। एक और जैसे मान लो इस पे आ जाते हैं, एफपीडी बनाएंगे, और अब मैं तुम्हें इक्वेशंस लिखना भी सिखाऊंगा। ये पहला ब्लॉक, ये देखो देखो एक बात बताता हूँ, ये क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यानी धागा। अब ये दोनों ब्लॉक जो हैं धागे से जुड़े हुए हैं, तो धागे को अगर कोई फोर्स खींच रहा है तो उसमें टेंशन आएगा ना। तो इधर मान लेते हैं ये T1 आ गया, इसमें T1, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार सेकंड ब्लॉक, इस पे T2 लग रहा है, इधर लग रहा है इस पे T2, इस पे लग रहा है फोर्स F, ये मास M3 है, ये मास M2 है, ये मास M1 है, ठीक है। ये आ गया M1G, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन 1, ये आ गया M2G, और ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन 2, ये आ गया M3G, और ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन 3, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार आएगा। अब आगे मैं तुम्हें क्वेश्चंस में इक्वेशंस लिखना बताऊंगा कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं मोशन की। तो अगली स्लाइड पर पढ़ते हैं। देखो दो चीज़ें आती हैं, पहली तो इक्विलिब्रियम, दूसरी एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन समझते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था किधर, काइनेमैटिक्स में, कि dv/dt इक्वल टू एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम बराबर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब हम इधर लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के हिसाब से हैं, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कहाँ से आया, ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फोर्स बराबर mdv/dt। तो भाई ये देखो dv/dt जो है ये एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए होगे, इसे मिटा देते हैं, ये कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है, ठीक है। आते हैं अपनी अगली चीज़। तो इधर से तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो F/m करके, सीधी सी बात है, इधर से एक्सेलरेशन आ गया। अब बात आती है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी मूविंग स्टेट में है तो उसका एक्सेलरेशन चेंज ना हो, ठीक है ना। एक्सेलरेशन चेंज ना हो यानी कि उस पर जो नेट फोर्स है वो चेंज ना हो, जितना है वो उतना रहे। और अगर कोई बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, रुकी हुई है, तो वो रुकी हुई रहे, चाहे भले उस पर कोई और फोर्स भी लग रहा है तो भी, ठीक है ना। इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे मैं तुम्हें सिखाता हूँ स्टैटिक कंडीशन में, इन स्टैटिक कंडीशन मान लो ये एक रोड है, इधर एक ये डब्बा पड़ा है, ठीक है ना। इस पे एक फोर्स F लग रहा है, F1 मान लेते हैं। तो हम कह रहे हैं ये जो है रुका हुआ है, और ये जो रोड है ना ये फ्रिक्शनलेस है। ये जो रोड है ना ये फ्रिक्शनलेस है। यार अगर फ्रिक्शनलेस है और डब्बा रुका हुआ है तो ये कैसे, ये तो फोर्स लग रहा है ना इसको, तो ये तो चलना चाहिए।
यानी कि इस पर कोई ना कहीं फोर्स एक और लग रहा होगा F2, इस वजह से इक्विलिब्रियम पे। अब ये इक्विलिब्रियम पे तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तभी तो एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि वेक्टर है ना, एक दूसरे को काट देंगे और ये ब्लॉक को करेगा। तो इधर हम कह सकते हैं F1 बराबर F2, ये इक्विलिब्रियम वाली चीज़ आ गई। ठीक है, मूविंग कंडीशन में तुम कह सकते हो कि मूविंग में अगर मान लो ये कार है कोई, ये अगर मूव कर रही है तो उस पर डेल्टा एफ जो है 0 हो, यानी कि डेल्टा ए बराबर 0 हो। सीधी सी बात है, ज़्यादा कोई इसमें खास सोचने की चीज़ नहीं है, तुम अपने आप समझ जाओगे। थोड़ी बहुत देर में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, इधर आ जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है, kept stationary on the smooth inclined plane by applying minimal horizontal force root x as shown in the figure, the value of x। ठीक है ना, ये कोई वो है ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है F कुछ इस प्रकार, जिससे ये ऊपर की साइड जाने की कोशिश करे। अब ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कि जिससे जितने से F हम लगाएं तो ये ऊपर जाने शुरू कर दे। पहले बात में मुझे ये बता सकते हो, ये ब्लॉक इस पर इधर की साइड कितना फोर्स लगा रहा होगा। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, mg sin थीटा। अगर ये F बराबर mg sin थीटा के हो जाएगा तो तुम फील करो एक चीज़, जितना फोर्स तुम लगा रहे हो उतना ही ब्लॉक लगा रहा है, तो वो ब्लॉक एक जगह पर रुक जाएगा ना। वही इक्विलिब्रियम वाली चीज़ मैंने पिछली बार बताई थी। ठीक है, अगर हम इससे ज़्यादा लगा दें फोर्स mg sin थीटा से, और इसके बराबर भी कह सकते हो, क्योंकि इससे जस्ट स्टार्ट होने की कंडीशन आएगी, इसके पास टेंडेंसी आएगी, ठीक है ना। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मास कितना है 200 ग्राम, यानी इसको केजी में लिख लें, इंटू 10 इंटू साइन थीटा। फोर्स की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, समझ गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगली चीज़ आती है पुली सिस्टम। पुली सिस्टम कुछ नहीं है, बहुत आसान है, और सबसे आई थिंक सबसे ज़्यादा सवाल भी इसी पे आते होंगे जेईई और नीट में। नीट में तो ऐसे आते हैं जो देखते ही हो जाएं, ठीक है ना। ये M1 M2 मान लिया, ये M1 मान लिया, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन एक ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुलिस सिस्टम में तुम्हें क्या करना होता है, मैंने कहा था ना तुम्हें इक्वेशंस बनाना सिखाऊंगा, तो अब वो इधर सीखेंगे। जस्ट अ वेट मिनट। ठीक है, अब इधर इस पे फोर्स कितना लग रहा है m1g, इधर इस पे फोर्स कितना लग रहा है m2g। हम कह रहे हैं ये a एक्सेलरेशन a कॉमन से ये वाला ब्लॉक तो नीचे आ रहा है और ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है। अब फोर्स की जो इक्वेशन होती है वो कैसे बनाते हैं, देखो फोर्स ले जाने वाला माइनस फोर्स रोकने वाला इक्वल टू फोर्स नेट, समझ गए। अब इधर देखो इस वाले में आ जाते हैं, पहले में फोर्स ले जाने वाला कौन सा है m1g, माइनस फोर्स रोकने वाला कौन सा टेंशन, बराबर m इंटू एक्सेलरेशन कॉमन, m1 एक्सेलरेशन कॉमन। अब इधर आ जाते हैं, फोर्स ले जाने वाला कौन सा t, माइनस m2g रोकने वाला, और नेट फोर्स m2a कॉमन, t से t गया, g कॉमन लिया, m1 माइनस m2 अपॉन m2 प्लस m1, ये आ गया हमारे पास कॉमन एक्सेलरेशन। क्या आ गया भाई साहब, हमारे पास कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। एक मिनट, ये हमारे पास कॉमन एक्सेलरेशन आ गया।
अब इस कॉमन एक्सेलरेशन को अगर तुम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो उधर से तुम्हारे पास टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग का। ठीक है, बस इतना ही होता है, पहले करने ज़्यादा कोई खास नहीं है। तो इक्वेशन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, देखो दो बॉडी हैं, M1 5 किलो की, M1 बराबर 5 kg और M2 बराबर 3 kg। इधर लिख लेते हैं M2 बराबर 3 kg। इधर कितना लग रहा होगा 5g sin थीटा। इधर कितना लग रहा होगा M2g। सेम स्ट्रिंग, टेंशन सेम। मान लो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर नेट फोर्स। ठीक है, ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स M2। एक मिनट, M2 कितना है 3 kg। 3g बराबर 3a। ठीक है ना, ये ऐसे गया 5 sin थीटा माइनस 3g बराबर 8a। इधर से एक्सेलरेशन कॉमन आ गया, 5 sin थीटा माइनस 3/a इंटू जी। समझ गए? ठीक है भाई, अब जो भी एंगल की वैल्यू दी जाए उसको रख देना, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तुम पे आती है और तुम रख दोगे और तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, सब कुछ तुम सॉल्व कर सकते हो। अगले टॉपिक पे आते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है? कंस्ट्रेंट रिलेशन में एक सिंपल सी बात याद रखना कि जो नेट पावर है सिस्टम की, जो कि इंटरनल नेट पावर है सिस्टम की, वो हमेशा कंजर्व रहेगी। क्या रहेगी? पावर जो है कंजर्व रहेगी। जैसे मान लो कुछ इस प्रकार हम एक सिस्टम बना लेते हैं, ये भाई साहब इधर पुली लग रही है, ये ब्लॉक्स बना लेते हैं, ये ब्लॉक 1 है, इसका मास 1 है, ये ब्लॉक 2 है, इसका मास 2 है। चाहे भले इनको आइडेंटिकल मान सकते हो, सेम मास के मान लेते हैं, चलो सेम मास के मान लेते हैं। ठीक है ना, बाद में कॉम्प्लिकेट करेंगे। ये एक स्ट्रिंग गई है इस पे से और इधर इस पे आके जुड़ गई। अब ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये टेंशन है ना, इधर इस पे ये टेंशन। मैंने क्या कहा, डेल्टा p इक्वल टू 0, यानी कि जो पावर है वो कंजर्व्ड है। पावर क्या है? कंजर्व्ड है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, तभी तुम कंस्ट्रेंट रिलेशन बना पाओगे। ठीक है, इधर बना लेते हैं, इनके बीच में एंगल है थीटा, तो फोर्स इधर कितना है? टेंशन के बराबर, मॉड ले लेते हैं, टेंशन वेक्टर इंटू v2 वेक्टर का मॉड कॉस थीटा प्लस टेंशन वेक्टर इंटू v1 वेक्टर इंटू कॉस 180 बराबर 0। अब देखो कॉस 180 कितना हो गया? -1। ठीक है, तो इधर से टी वेक्टर और टी वेक्टर दोनों का मॉड सेम है, तो v2 कॉस थीटा बराबर v1। भाई साहब ये है कंस्ट्रेंट रिलेशन। सीधी सी बात तुम्हें ये याद रखनी है कि तुम पावर को कंजर्व करके उसको सॉल्व करोगे, तभी तुम इक्वेशंस बना पाओगे। ये नहीं करना कि वेलोसिटी को कंपोनेंट दे दिया स्ट्रिंग की साइड पे और v1 के बराबर कर दिया, ऐसे नहीं करना। हमेशा पावर वाले फॉर्मूले से और पावर वाले तरीके से ही हम जाएंगे। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या है भाई? सूडो का मतलब होता है हिंदी में नकली। नकली, जो फोर्स है ही नहीं असलियत में, जो खाली देखने में लगता है, हमें महसूस होता है, लेकिन
वो हकीकत में है नहीं वो फोर्स, उसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स मैं तुम्हें इसे समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हाँ, रुको, जैसे मान लेते हैं ये एक कार है हमारे पास, ये कार है, इस कार में तुम बैठे हो, ये तुम्हारे हाथ में एक पेंडुलम लटक रहा है, ठीक है ना। अब ये कार वैसे ग्रेविटी में पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, अब ये कार अचानक शुरू करती है चलना है ये एक्सेलरेशन से, तुम्हें क्या महसूस होगा कि जो पेंडुलम है वो पहले तो इधर था जी, एक्सेलरेशन इस पे नीचे लग रहा था, वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा हो गया यार। तुम्हें ऐसा लगता है ना भीतर बैठ के कि इमेजिन करो, देखो तुम एक कार में बैठे हो और उधर तुमने हाथ में पेंडुलम पकड़ रखा है, एकदम से कार चलना शुरू हुई तो वो पेंडुलम तुम्हारी तरफ आया, ठीक है ना। वो अंदर बैठे हो, वो ये देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मैटर करता है, अगर तुम बाहर से देखोगे तो तुम्हें नहीं महसूस होगा ऐसा, अगर अंदर बैठ के देखोगे तो तुम्हें ये चीज़ महसूस होगी, तुम्हें लगेगा कि इस पर भी कोई फोर्स लग रहा है। तो इस पर लगता है एक्सेलरेशन ए, और ये ए बराबर होता है गाड़ी के एक्सेलरेशन की, जिससे एक्सेलरेशन से गाड़ी चलती है अपोजिट डायरेक्शन में, और नीचे लग रहा है जी, तो इस पर नेट एक्सेलरेशन इधर आएगा, तो वो बराबर होगा √a² प्लस g² के, ठीक है ना। ये है सूडो फोर्स का कंसेप्ट। अब ये तुम वेज प्रॉब्लम्स में भी लगा सकते हो, ये तुम पेंडुलम वाली चीज़ जो मैंने ये बताई इसमें भी लगा सकते हो, काफ़ी सारे चैप्टरों से रिलेट करा जा सकता है इसको। लेकिन हाँ ये है कि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जेई मेन लेवल पर या नीट लेवल पर इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अगर एडवांस वाले लेवल पे जाओगे, यानी कि सोचने वाला जो लेवल होता है थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, उस पर थोड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है भाई फ्रिक्शन, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन का हिंदी अर्थ क्या है? हिंदी अर्थ क्या है इसका? घर्षण। तुमने सुना होगा जब बाइक चलती है तो उसके टायर घिसते हैं, किस वजह से? फ्रिक्शन से। पेन हमारा पेपर पे चल पाता है वो किस वजह से? फ्रिक्शन से। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो पेन नहीं चल पाएगा, ये तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब फ्रिक्शन देखो, एक्चुअली में ये दो प्रकार का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। मान लो ये कोई बॉडी है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, जब तक ये फोर्स किसी एक फिक्स वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता कि ये बॉडी मूव कर जाए, तब तक इस पे जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स वो होगा स्टैटिक, ठीक है ना। और उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो कोएफिशिएंट होगा इसका फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन वो होगा म्यू के, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल इंटू म्यू, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये होती है फ्रिक्शन की वैल्यू। मान लो कोई गाड़ी है, नहीं बॉक्स है कोई, ठीक है ना। अब इस बॉक्स पे, ये बॉक्स जो है इस पर फोर्स लग रहा है, और इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमारा 40 तक हाईएस्ट लग जाता है, कि मान लेते कोई वैल्यू है 40 तक हाईएस्ट लग जाता है, तो उस फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वो लिमिटिंग वैल्यू होगी, यानी कि उस वैल्यू पे आने के बाद वो जो बॉक्स है वो चलना शुरू कर देगा और उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। अब वो काइनेटिक फ्रिक्शन देखो यार, वो कम भी हो सकता है उस 40 से, वो 40 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम वाली चैप्टर में मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा फ्रिक्शन के वर्क डन के बारे में, वो हमारा अलग चैप्टर हो जाएगा। देखो जैसे ये हमारे पास एक सवाल है, इसमें क्या बताना है हमको, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। अरे यार टेढ़ा हो गया, कैसे बनाते हैं? टेढ़ा हो जा रहा है, ये इधर लगेगा तुम्हें पता है ना, mg sin थीटा,
अब इसकी टेंडेंसी किधर है, इधर मूव करने की। तो फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है, जिस डायरेक्शन में उसकी मूव करने की टेंडेंसी होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन काम करता है। तो इधर आएगा फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन बराबर होगा एन इंटू न्यू। ठीक है ना। अब फ्रिक्शन के लिए एन चाहिए। अब एन तुम्हें पता है इधर से कितना आएगा, एम जी कॉस थीटा बराबर तो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा इंटू म्यू। ये हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो यार देखो, ऐसा कोई ये हार्ड चैप्टर नहीं था, आसान चैप्टर था और डुएबल चैप्टर है ये। इसके सवाल कुछ कुछ कर लेना, काफ़ी आसान सवाल आते हैं इसके। ठीक है ना। और इसके जेई मेन के सवाल कर लेना, इसके नीट के सवाल कर लेना, और एनडी वगैरह के तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे, फिर उनको मत करना, थोड़े जेई मेन के कर लेना। और जब तुम लोग समझो कि जेई मेन का हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, तो देखो जेई एडवांस के पीवाईक्यू पे चले जाना। और सबसे मेन है देखो, प्रैक्टिस के लिए तुम पीवाईक्यू करो और कुछ मत करो, खाली पीवाईक्यू करो। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है और कौन सी चीज़ रिलेवेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे रिलेवेंट चीज़ मेरे हिसाब से तो पीवाईक्यू है, और तुम्हारे टीचर्स भी वही कहते होंगे, और मेरे टीचर्स ने भी मुझे वही कहा था कि पीवाईक्यू करो और कुछ मत करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू टुमारो।